हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। तो ये दोस्तों ज्योग्राफी का टेस्ट है। L4 यानी कि लेक्चर नंबर 4 है। ज्योग्राफी के करीब 50 क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम कंप्लीट कराने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हम करीब 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। देखो दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं RO ARO के लिए, UP PCS, UK PCS, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे दोस्तों। सो प्लीज़ इस जो सीरीज है, टेस्ट सीरीज जो है, इसको मिस मत कीजिएगा। अगर आप मिस करते हैं तो आप एग्ज़ाम को मिस कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है और वीडियो लंबे हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 101, क्योंकि टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द की टू गेट विद सक्सेस। कंसिस्टेंसी ही ऐसा सूत्र है, ऐसा यंत्र है जो आपको सफलता तक ले जा सकता है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। क्वेश्चन नंबर है 101 यानी 101। ये स्थानीय पवनों की बात हो रही है। ये लोकल विंड्स से लेके क्वेश्चन है लोकल विंड्स के रिगार्डिंग। लोकल विंड्स क्या होती हैं बता देते हैं कि कुछ विंड्स ऐसी होती हैं जिनका तापमान और वायुदाब के स्थानीय अंतर से चला करती हैं, बहुत छोटे क्षेत्र को प्रभावित करती हैं, उन्हें ही लोकल विंड कहते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे इसमें स्थानीय पवन और स्थान को मिलाना है। चिनूक कहाँ चलती है दोस्तों? यह है उत्तरी अमेरिका में बहने वाली जो रॉकी पर्वत है, आपने देखा होगा, तो नॉर्थ अमेरिका का रॉकी पर्वत है, उसके पूर्वी ढाल पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सी ढाल पे। तो ईस्टर्न में जो रॉकी पर्वत है उसके ईस्टर्न वाले यानी कि रॉकी पर्वत के ईस्ट वाले पूर्वी ढाल पर ये पवन बहती है, उसके सहारे चलती है। दूसरी बात, चिनूक गर्म है या ठंडी? ये दोस्तों गर्म पवन है। कौन सी पवन है? गर्म, हॉट, हीट वाली पवन है दोस्तों। ठीक है, गर्म और शुष्क पवन है। इसे हिमबच्ची पवन यानी कि हिम को खाने वाली यानी कि बर्फ को खाने वाली पवन भी कहते हैं। तो चिनूक उत्तरी अमेरिका में है। वहीं सिमूम की बात करें, सिमूम दोस्तों यह अरब के रेगिस्तान में चलती है। कहाँ पे? अरब के रेगिस्तान में, ना कि उत्तरी सूडान में। तो ये गलत हो गया। तो अरब के रेगिस्तान में चलने वाली गर्म और शुष्क पवन है ये भी। खमसिन ये मिस्र में चलती है, मिस्र की एक स्थानीय पवन है। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये उत्तरी अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप में चलने वाली ये भी एक गर्म और शुष्क है। नॉर्वेस्टर कहाँ चलती है दोस्तों? नॉर्वेस्टर क्या ऑस्ट्रेलिया में चलती है? आप बताइए आंसर करके। नहीं दोस्तों, ये क्वेश्चन गलत है। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में, कहाँ पर? न्यूजीलैंड में चलने वाली ये भी हॉट एंड ड्राई लोकल विंड्स है। हॉट एंड ड्राई लोकल यानी कि स्थानीय पवन है। चिनूक उत्तरी अमेरिका, सिमो अरब के रेगिस्तान में, खमसिन मिस्र में और नॉर्वेस्टर ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन इसमें गिवन है कि कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। ठीक है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो चिनूक उत्तरी अमेरिका, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। उसके बाद मिस्र राइट, ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड। तो दो आंसर यानी कि बी इज द राइट आंसर। दो इसमें युग्म सुमेलित हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन काफ़ी लंबे हो रहे हैं देखो एक्सप्लेन करने में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 102 की तरफ। क्या है 102? 102 कहता है, एक मिनट, एड्रियाटिक सागर की बात हो रही है। एड्रियाटिक सागर कहाँ पड़ता है? उसके सीमावर्ती देश नहीं है। ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा देश एड्रियाटिक सागर के सीमावर्ती नहीं है दोस्तों। सबसे पहली बात, एड्रियाटिक सागर जो है दोस्तों, एड्रियाटिक सागर मेडिटेरियन सी का पार्ट है। कहाँ पर है? भूमध्य सागर का पार्ट है दोस्तों। उसके इटली और बाल्कन प्रायद्वीप के बीच में, इटली और बाल्कन जो प्रायद्वीप है उसके बीच में ये स्थित है दोस्तों। तो उसमें चयन करना है कि कौन सा सीमावर्ती देश नहीं है, बताइए। देखो मैं बताऊँ, इटली क्या है? एड्रियाटिक सागर में पाया जाता है, यानी कि इटली एड्रियाटिक सागर का पार्ट है। दूसरा दूसरा कौन सा है बताइए ऑप्शन में? दूसरा है आपका क्रोएशिया। क्रोएशिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द एड्रियाटिक सागर। तो एक और तीन इज द राइट आंसर, यानी कि इटली और क्रोएशिया जो है एड्रियाटिक सागर के सीमावर्ती देश हैं, और नहीं है वो है ऑस्ट्रिया और सर्बिया। तो आंसर क्या होगा इसका? डी, 2 और 4, यानी कि ऑस्ट्रिया और सर्बिया इसके सीमावर्ती देश नहीं है। ठीक है, एड्रियाटिक सागर के सीमावर्ती देशों की बात करें तो इसमें इटली, जैसे कि आपको पता है, क्रोएशिया, दूसरा बोस्निया हर्जेगोविना, तीसरा मॉन्टेनेग्रो, अल्बानिया और स्लोवेनिया है। ठीक है दोस्तों, हमने एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, आप आगे देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 103, ये अभिकथन यानी कि असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों? ये शीतोष्ण उष्णकटिबंध की बात हो रही है, यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में
यानी कि टेम्परेट साइक्लोन की बात हो रही है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में समदाब रेखाएं हैं, यानी कि आइसोबार लाइंस डेवलप होती हैं, यानी कि दूर दूर विकसित होती हैं। ये कहना चाह रहा है कि शीतोष्ण कटिबंध में आइसोबार यानी कि समदाब रेखाएं दूर दूर विकसित होती हैं। देखते हैं दूसरा है इसका कारण, इसमें दाब प्रवणता बल एवं पवनों के वेग अपेक्षाकृत कम होते हैं। क्या होता है? कम होता है दोस्तों। देखो दोनों ही क्वेश्चन असर्शन सही है, असर्शन और रीजन सही है दोस्तों, क्योंकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में दाब प्रवणता बल एवं पवनों के वेग अपेक्षाकृत क्या होते हैं? कम होते हैं, और इनकी जो समदाब रेखाएं वो दूर दूर विकसित होती हैं दोस्तों। ठीक है, क्या होती हैं? दूर दूर विकसित होती हैं। तो इसका क्या होगा? ए आर को सपोर्ट करता है, तो ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही एक्सप्लेनेशन है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है कोष्ण मतलब टेम्परेट क्लाइमेट की बात हो रही है, वार्म, कोष्ण का मतलब गर्म, वार्म की बात हो रही है, यानी कोष्ण शीतोष्ण जलवायु के संदर्भ में विचार करना है। यह जलवायु 30 से 50 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के उत्तरी यानी कि नॉर्थ और साउथ सीमांतों पर पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। दूसरा है, इस जलवायु में सामान्यतः ग्रीष्म ऋतु कैसी होती है? वार्म, यानी कोष्ण, और शीत ऋतु मृदुल होती है। ये पूछना है कि कोष्ण शीतोष्ण जलवायु में ऐसा होता है क्या? तो 104 की बात करें दोस्तों, यानी कि कोष्ण शीतोष्ण रस्सी जो है मध्य अक्षांशों में पाई जाती है। मध्य अक्षांश कहाँ? 30 से 50 डिग्री अक्षांशों के मध्य, मुख्यतः महाद्वीपों के उत्तरी और दक्षिणी सीमांतों पर नहीं, ये भाई पूर्वी और पश्चिमी, कहाँ पर? ईस्ट और वेस्ट वाले सीमांतों पर पाई जाती है, इसलिए आपका ये वाला गलत हो गया। ठीक, अब दूसरा इसका सही हो गया। क्यों? क्योंकि यह जलवायु सामान्यतः ग्रीष्म ऋतु में यानी कि समर में जनरली वार्म होती है, और विंटर में ये माइल्ड होती है दोस्तों। क्या होती है? माइल्ड। दो सही है, तो डी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। देखो जलवायु को 4 प्रकारों में क्लासिफाइड किया गया है। कौन कौन से? नंबर 1, आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय, अर्थात सर्दियों में शुष्क और गर्मियों में उष्ण होती है। ठीक है। दूसरी है भूमध्य सागरीय। तीसरी है आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय, अर्थात शुष्क ऋतु की अनुपस्थिति और मृदु शीत ऋतु होती है। चौथी समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु, जो समुद्र के कोस्टल एरिया पे होती है। ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं 105 की तरफ। क्वेश्चन क्या है? अफ्रीका महाद्वीप में लोहे अयस्क यानी कि आयरन ओर की बात हो रही है एवं कोयला के विशाल भंडार मौजूद हैं, ऐसी बात हो रही है। अफ्रीका महाद्वीप में ऐसा है क्या? देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के किम्बरले एवं प्रिटोरिया प्रमुख हीरा उत्पादक क्षेत्र हैं। ऑप्शन बताइए दोस्तों। देखो प्लीज़ कमेंट और लाइक और ये शेयर करना प्लीज़ मत भूलिए, इससे हम्बल रिक्वेस्ट गाइस प्लीज़। तो ये आप कर ही सकते हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो ये इसका ऑप्शन बताना है। आते हैं क्वेश्चन पर वापस होते हैं 105 में, कि अफ्रीका महाद्वीप में लोह अयस्क और कोयला के विशाल भंडार हैं क्या? दूसरा है दक्षिण अफ्रीका के किम्बरले एवं प्रिटोरिया प्रमुख हीरा उत्पादन क्षेत्र है। तो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, अफ्रीका में लोहा और कोयला का विशाल भंडार बिल्कुल भी नहीं है, बहुत लिमिटेड है, सीमित भंडार है। तो इसका एक हो गया गलत। ठीक है। अब दूसरे की तरफ, अफ्रीका महाद्वीप में हीरा, प्लेटिनम, कोबाल्ट, क्रोमियम जैसी ये धातुएं पाई जाती हैं। ठीक है। किम्बरले एवं प्रिटोरिया जो है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? हीरा। तो बी इज द राइट आंसर। किम्बरले की खान और प्रिटोरिया जो इसका स्टेट है, वहाँ पर ये पाया जाता है। अब आते हैं 106 पे। 106 में क्या है? कुछ महत्वपूर्ण दिवस और उनसे मैचिंग करनी है दोस्तों। क्या करनी है? मैचिंग। अब ये जैसे आया हुआ था क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2024 में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डेज आपको ढंग से पढ़ने ही पड़ेंगे, लिख के राइटिंग के पढ़ने पड़ेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं, क्या है क्वेश्चन? विश्व वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है आपका 21 मार्च को। कब मनाया जाता है? 21 मार्च। उसके बाद विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? विश्व जल दिवस मनाया जाता है आपका 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ठीक है। विश्व पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं 2, 1, 4, 3, यानी सी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, कीट बच्ची पौधे यानी कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की बात हो रही है। कीट बच्ची पौधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है दोस्तों? बात करते हैं, ये पौधे नाइट्रोजन पूर्ति यानी नाइट्रोजन को कंप्लीट करने के लिए कीटों
मकड़ियों एवं सूक्ष्म जीवों को भक्षण करते हैं, बिल्कुल सही है। और पिचर जो प्लांट है, पिचर प्लांट इज ए मेजर इंसेक्टिवोरस प्लांट, बिल्कुल सही। जो पिचर प्लांट है एक प्रमुख कीट बच्ची पौधा है दोस्तों। दोनों ही आपके आंसर सही है कि जो पिचर प्लांट है वो एक कीट बच्ची पौधा है जो अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीड़े मकोड़े और माइक्रो जीवों को, यानी कि जो माइक्रो क्या है ऑर्गेनिज्म है उनको खाता है। तो बी इज द राइट आंसर, बी दोनों ही सही है दोस्तों। ठीक है, मृदा में नाइट्रोजन की कमी के कारण पौधों का वे सभी पोषक तत्व पदार्थ नहीं मिलते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है, इसलिए क्या करते हैं नाइट्रोजन पूर्ति के लिए ऐसा करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं 108 पे, मिलान करना है राष्ट्रीय उद्यान और राज्यों के बीच में। ठीक है, क्या है सरिस्का कहाँ है दोस्तों बताइए। सरिस्का जो है राजस्थान में है आपके, कहाँ पर है राजस्थान में। हेमिस हेमई लद्दाख में, कहाँ पर है लद्दाख में। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, और बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन में लगाइए कौन सा हो सकता है, डी इज द राइट आंसर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग दैट इज कॉल्ड पैराडाइज ऑफ बर्ड्स बोला जाता है, पक्षियों के स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है, ऐसा कौन सा है दोस्तों बताइए जल्दी ऑप्शन में। यह है आपका केवला द्वीप। केवला द्वीप कहाँ है, केवला द्वीप राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। कहाँ पर है, राजस्थान में, राजस्थान के भरतपुर में स्थित है दोस्तों। ये पक्षियों के, प्रवासी पक्षियों के लिए प्रमुख एक आश्रय स्थल है जो पक्षियों का स्वर्ग भी बोला जाता है। अच्छा, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों, इसकी हम बात करें तो यह है जिम कॉर्बेट। कौन सा है, जिम कॉर्बेट। ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में। 1936 में इसका एस्टेब्लिश हुआ, स्थापना हुई दोस्तों। ठीक है, 110 पे आते हैं। 1010 क्या है, एसर्शन और रीजन। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी इज जनरली हायर इन लोअर लैटिट्यूड देन इन हायर लैटिट्यूड्स। ठीक है दोस्तों, दूसरा है इन क्षेत्रों में जीवों के विकास के लिए अनुकूल जलवायु पाई जाती है। दीज बोथ आर राइट आंसर्स, क्योंकि उच्चतर अक्षांशों में निम्नतर की अधिकता बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा पाई जाती है जो हाई लैटिट्यूड है दोस्तों। वहीं यहाँ पर फेवरेबल कंडीशंस होती हैं ग्रोथ करने के लिए ऑर्गेनिज्म के लिए दोस्तों। तो ए और आर दोनों सही हो, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, एक्सप्लेनेशन मेरे हिसाब से बहुत परफेक्ट है। तो 110 का दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अब आते हैं 111 पे दोस्तों। ठीक है, 110 निम्नलिखित में से कौन सा खंड पर्वत है। अब खंड पर्वत का मतलब दोस्तों ब्लॉक माउंटेन क्या है, इंग्लिश भी देखिए, ब्लॉक माउंटेन कौन सा है इनमें से। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन कैसे बनते हैं बाद में बात करेंगे, पहले ये बात की कौन सा ऐसा ब्लॉक माउंटेन है। ये है आपका सेरा नेवादा जो कि अमेरिका में पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका में है। सेरा नेवादा एक ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है, यानी कि ब्लॉक का मतलब है अवरोधी, यानी कि अवरोध होने के बाद। अवरोधी पर्वतों का निर्माण किससे होता है, तनाव या खिंचाव की शक्तियों द्वारा। तनाव मतलब स्ट्रेस के द्वारा होता है। ये कौन सा है, सेरा नेवादा। वहीं वलित पर्वत की बात करें, ये पृथ्वी के जो अंतर्जात एंडोजेनिक बल के कारण मोड़ या वलन के पड़ने से वलित पर्वत दैट इज कॉल्ड फोल्ड पर्वत, फोल्ड माउंटेन का निर्माण होता है। फोल्ड माउंटेन कौन कौन से हैं दोस्तों जो हमेशा पूछे जाते हैं, हिमालय है, अल्पाइन है, ठीक है, रॉकी, एंडीज, अपलेशियन, एटलस, कॉकेसस, एल्ब्रुज, ठीक, हिंदुकुश आदि, ये क्या है फोल्ड माउंटेन है ये सारे, और सबसे युवा और ऊंचे हैं, ये अभी रिसेंटली बने हुए हैं दोस्तों। ठीक है, खिंचाव के कारण भाग धरातल जो होता है वो क्या होता है, जब खिंचाव से जो बनता है वो होता है ब्लॉक माउंटेन, खंड पर्वत, जो कि सेरा नेवादा है दोस्तों। ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं घुसेंगे। कुछ ज्वालामुखी पर्वत होते हैं जो ज्वालामुखी उद्गार के बाद बनते हैं, जैसे किलिमंजारो आपका अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट थोड़ा ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट है आपका 112 निम्नलिखित में से कौन बहते जल द्वारा निर्मित अपरदनात्मक, अपरदनात्मक मतलब इरोजनल लैंडफॉर्म फॉर्म करता है, इनमें से कौन सा स्थल रूप है। निम्नलिखित में से कौन से बहते जल द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थल रूप है। आपको उत्तर का चयन करके सही बताना है दोस्तों, कौन सा है बताइए। जलोशंकु है क्या, गोखुरझील है, वी आकार की घाटी, या जलप्रपात, यानी कि जो इरोजन से बनते हैं। देखो नदियां जब इरोजन करती हैं और उसके बाद डिपॉजिट करती हैं, निक्षेपण करती हैं, इन दोनों की क्रियाओं से जो स्थलाकृति बनती है, जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं, उनको क्या करते हैं, स्थलाकृतियाँ कहते हैं। जैसे अपवर्तनात्मक स्थलाकृतियाँ, वी आकार की घाटी जैसे गॉर्ज है या कैनियन, जो कि इससे अपरदन के बाद बनती हैं। जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल, क्षिप्रका होती हैं। नदी विसर्प या म्यांडर बनते हैं। म्यांडर देखा होगा आपने, इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से बनते हैं ना, ये छूट जाती है जगह, उसको म्यांडर कहते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बात करें कुछ नदी वेदिका, पैनी प्लेन वगैरह, ये सारी क्या बनती हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका वी आकार की घाटी और जलप्रपात, यानी कि
बी इज द राइट आंसर। 2 एंड 4 जलोढ़, शंकु और गोकुरझुल नहीं बनते हैं। वी आकार की घाटी, जलप्रपात, छिप्रकार, नदी विसर्ग, म्योंडर, नदी वेदिका, पेनीप्लेन, दीज ऑल आर थिंग्स मेड बाय द इरोजनल लैंडफॉर्म्स। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है 113। 113 पे बात करते हैं कि मिस्ट्रल जो है, मिस्ट्रल कनाडा के, ठीक है, मिस्ट्रल कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के चलने वाली ठंडी स्थानीय पवन है। दूसरा जो फोन है ये आल्प्स की घाटियों में चलने वाली गर्म पवन है। तीसरा सिरोको इटली में रक्त वर्षा करती है। पूछा इनमें से कौन सा सही है दोस्तों, कौन सा सही है? क्या मिस्ट्रल जो है कनाडा में यानी कि और संयुक्त राज्य अमेरिका में चलने वाली स्थानीय ठंडी पवन है दोस्तों? बताइए मिस्ट्रल। नहीं दोस्तों, ये स्थानीय पवन जरूर है बट मिस्ट्रल कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं। मिस्ट्रल फ्रांस के ऊपर आल्प्स पर्वत पर, पहले भी हम बात कर चुके हैं तो ए रॉन्ग हो गया। ये कहाँ चलती है मिस्ट्रल? ये चलती है फ्रांस, फ्रांस के ऊपर आल्प्स पर्वत के पास ये चलती है। भूमध्य सागर तक चलने वाली है तो ठंडी ठंडी पवन है ये, बट ये फ्रांस के ऊपर चलती है। तो ए रॉन्ग हो गया। ए के रॉन्ग होते ही ये एलिमिनेट हो जाते हैं, बचा सी और बी। अफॉन आल्प्स की घाटी में चलने वाली गर्म पवन है, बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सही है फोन के बारे में। दूसरा सिरोको, सिरोको दोस्तों इसको इटली में चलने वाली एक शुष्क पवन है, रक्त वर्षा भी करती है। तो बी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस, यानी कि 2 और 3 सही है इसके बारे में। ठीक है, अब आते हैं हम 114 पे, 114 पे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमेरिका एवं मैक्सिको की सीमा बनाती है? बताइए दोस्तों। 2 नदियां हैं जिनकी हम बात करेंगे, सेंट लॉरेंस, हडसन, कोलोराडो, रियो ग्रांडे। तो इसमें से कौन सी नदी है जो अमेरिका एवं मैक्सिको की सीमा बनाती है? तो दोस्तों रियो ग्रांडे नदी है जो अमेरिका एवं मैक्सिको की सीमा बनाती है दोस्तों। इसका उद्गम जो होता है, इसका रियो ग्रांडे का जो उद्गम है वो कैबी पर्वत से होता है, कैनबी पर्वत से। ठीक है, यह अमेरिका और मैक्सिको की प्राकृतिक नेचुरल बाउंड्रीज बनाती है दोस्तों। क्या बनाती है? नेचुरल बाउंड्रीज। अब थोड़ा इनके बारे में सेंट लॉरेंस की बात करें, इसका जो उद्गम है, ओरिजिन, ये ओंटारियो झील से होता है। यह नदी उत्तर पूर्व प्रभावित होती है और कहाँ पे? सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाकर गिरती है दोस्तों। इसके तट पर, सेंट लॉरेंस के तट पर कनाडा का क्यूबेक सिटी है जिसे फ्रेंच सिटी बोलते हैं। मॉन्ट्रियल भी पाया जाता है। हडसन की बात करें, हडसन नदी की, हडसन नदी जो है यूएसए के पूर्वी न्यूयॉर्क में उत्तर दक्षिण बहती है दोस्तों। कहाँ बहती है? उत्तर दक्षिण में। न्यूयॉर्क शहर और जर्सी सिटी कहाँ पर है? इसके बीच में अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है दोस्तों। ठीक है, ये कहाँ पर है? हडसन नदी। अब बात करते हैं कोलोराडो का। ये रॉकी पर्वत से निकलती है। कहाँ से? रॉकी पर्वत कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। ग्रैंड कैनियन का संबंध किससे है? कोलोराडो नदी से है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं 115 पे। कितना एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। 115 की बात करें, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन एवं संधियों को उनके कालक्रम। देखो क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई आजकल, क्योंकि हर एग्जाम में पूछी जा रही है, हर एग्जाम में ये पूछी जा रही है। तो दोस्तों बताइए रियो कब हुआ था? आप सबको सब कुछ पता होगा। रियो कब हुआ था? मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब हुआ? कोपेनहेगन कब हुआ? तो हम बात करते हैं। रियो सम्मेलन हुआ दोस्तों 1992 में, यानी कि 1992 और 3 में हुआ था। मॉन्ट्रियल की बात करें, मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ 1987 में, 87 यानी कि 1987। स्टॉकहोम 1972। कोपेनहेगन की बात करें, ये हुआ था 2009 में दोस्तों। कब हुआ? 2009 में हुआ कोपेनहेगन। ठीक है, 2020 में इसको ग्रीन हाउस के उत्सर्जन में भारी कटौती का प्रस्ताव लाया गया। ये कोपेनहेगन से ही रिलेटेड था। ठीक, अब बात करते हैं इसका आंसर। सी इज द राइट आंसर, आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं 116 पे, 116। मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम एमएबी की बात कर रहे हैं। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स के संदर्भ में क्या है विचार करना है। यह एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसे यूनेस्को द्वारा 1972 में शुरू किया गया था। दोस्तों बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो मैप कार्यक्रम है, ये बात तो सही है, अंतर सरकारी कार्यक्रम है, बट जिसे यूनेस्को द्वारा वर्ष 1972 में नहीं, 1971 में शुरू किया गया था। सो 1 इज रॉन्ग। अब देखते हैं, यह मानव के पर्यावरण एवं जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी को संतुलित करने की तकनीकी सहायता प्रदान करता है। बिल्कुल सही आंसर, आंसर इज सी। तो सही है, क्योंकि मैप जो है, मैन एंड बायोस्फीयर जो है, ये जो क्या करता है, प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान वगैरह को पारिस्थितिक प्रणाली की सुरक्षा के लिए
ये प्रोवाइड कराता है। तो पर्यावरण एवं जैव विविधता को संतुलित करने के लिए टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराता है दोस्तों। ठीक है, 117 की बात करें, निम्नलिखित पर विचार कीजिए आप कि इसमें से किन की अधिकता होने से अम्ल वर्षा एसिड रेन होता है। इंग्लिश पढ़िए, एसिड रेन होता है, इनमें से किसकी अधिकता होने से कौन कौन सी चीज़ें हैं देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो ऐसा होगा क्या, ऑब्वियस है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ओजोन गैस से ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओजोन को हम रिमूव कर देते हैं। डी इज द आंसर, डी इज द राइट, यानी कि 1 2 4 कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के बढ़ने से दोस्तों अम्ल वर्षा होगी। दोस्तों अम्लीय वर्षा होने के कारण है कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है हवा में छोड़े जाते हैं और मिल जाते हैं। ठीक है, वो मिलने के बाद कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह बनाते हैं। ओजोन गैस अम्ल वर्षा के लिए कोई फर्क नहीं डालती है। 118 पे आते हैं कि अभयारण्य में वन्य जीवों तथा अन्य जीवों के आवागमन एवं चारण पर प्रतिबंध होता है। ये अभयारण्य की बात करिए, अभयारण्य से मतलब है किसी सेंचुरी में, सॉरी गाइस। ठीक है, देखते हैं दूसरा, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, ठीक है, एंड वन्यजीव अभयारण्य, इनकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वो क्या है, उनकी घोषणा राज्य सरकार द्वारा की जाती है। ये पूछना है कि भाई दोनों में से कौन सा सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन, यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं, तो अभयारण्य के लिए दोस्तों हम बात करें, वन्य जीव और जीवों के आवागमन एवं चारण पर, यानी कि चराई करने पर, उसकी ग्रेजिंग पर प्रतिबंध होता है। बिल्कुल सही है, क्या है, बिल्कुल सही है। वहीं दोनों को राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव के लिए राज्य सरकार घोषणा कर सकती है, एक्सटर्नल डिक्लेरेशन दे सकती है। ठीक है दोस्तों, जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर क्या है दोस्तों, थोड़ा सा कंफ्यूजन है दोस्तों 118 में। ठीक है, क्योंकि ए गलत है, वन जो है गलत है। गलत क्यों है कि राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रों में कटाई, चराई और आवास को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो वहां पर क्या होगा, ये प्रतिबंधित नेशनल पार्क में होते हैं, किसी अभयारण्य में नहीं। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। तो ए क्या है, यानी कि वन क्या है, रॉन्ग हो गया। दूसरा ऑप्शन जो सही है, तो सी इज द राइट आंसर। 118 का क्या, सी हो गया। नेशनल पार्क जो है वहाँ पर क्या होगा, उनकी घोषणा राज्य सरकार के द्वारा भी की जा सकती है, क्योंकि 1983 में नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी, 1983 में। ठीक है, नेक्स्ट 119 की बात करें, एक दूसरे को पर्यावरण अधिनियम से मिलाना है स्थापना के साथ। ठीक है, मिलाइए दोस्तों, क्या है, पहला है जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, यानी वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट की बात हो रही है। ये कब आया था दोस्तों, यह आया था 1974 में। कब आया था, 1974, 1974 में। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981। वन संरक्षण अधिनियम कब आया दोस्तों, 1980 में। और पर्यावरण संरक्षण 1986 में। ऑप्शन बना सकते हैं 2 1 3 4, कौन सा 2 1 4 3 हो गया, तो मतलब ए इज द राइट आंसर। 120 प्रवाल भित्तियों के संदर्भ में है। 120 क्या कह रहा है कि प्रवाल भित्तियां उष्णकटिबंधीय महासागर में 100 से 150 फीट की गहराई में पाई जाती हैं क्या। ठीक है, भारत में अधिकांश प्रवाल भित्तियां अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप समूह में पाई जाती हैं। ऑप्शन देखना कि इज नॉट करेक्ट, यानी कौन सा इसमें से सही नहीं है। देखो मैं बताऊं, प्रवाल भित्तियां दोस्तों, यानी कि जिनकी बात कर रहे हैं कोरल रीफ्स की, कोरल रीफ जो है वो पाई तो जाती हैं टेम्परेट ओशियंस में, बट नहीं टेम्परेट नहीं, ट्रॉपिकल ओशियंस में, यानी कि उष्णकटिबंधीय महासागर में कहाँ पाई जाती हैं, 200 से 500, 200 से 250 फीट, 200 से 250 फीट की गहराई में। इनका जो विकास है करीब 20 से 21 डिग्री टेम्परेचर पर, और इसका जो सागरीय लवणता है सैलिनिटी 27% से 30% तक होनी चाहिए। ठीक है, और इसका ऑप्शन एक सही है, यानी पूछा गलत कौन सा, तो एक सही हो गया, ये वाला सही है, क्योंकि ज़्यादातर प्रवाल भित्तियां अंडमान और लक्षद्वीप में पाई जाती, तो एक, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अब मरुस्थलों को उनके देश के साथ मिलाना है। मिलाइए दोस्तों, रब उल खाली कहाँ पर है, देखो रब उल खाली है तो खाली होगा सऊदी अरब में। मुजावे संयुक्त राज्य अमेरिका में। काराकोरम कहाँ होगा दोस्तों, काराकोरम होगा आपका तुर्कमेनिस्तान में। और उसके बाद दस्त ए कबीर होगा कहाँ, ईरान में। तो मिला सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 101 का, 121 का बी, यानी कि 3 4 2 1। ठीक, नेक्स्ट बुशमैन जनजाति की बात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
काफ़ी पहले भी आया हुआ है। बुशमैन जनजाति के संदर्भ में विचार करना है। यह जनजाति कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है, बिल्कुल एग्जैक्टली राइट। दूसरा, इस जनजाति के लोग शुद्ध शाकाहारी होते हैं, ऐसा हो सकता है ट्राइब्स में शाकाहारी लोग, शायद नॉट पॉसिबल बट हो सकती है, इट माइट बी पॉसिबल। 122 में यानी बुशमैन अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में जरूर पाया जाता है। ये बहुत ही पुरानी क्या है प्रजाति है, बट ये लोग छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, दीमक, नीलगाय, मेढक, कछुआ, हिरन, छिपकली ये सब खा जाते हैं बड़े प्यार से। ये होते हैं सर्वभक्षी। तो 2 गलत हो गया, 2 गलत हो गया तो 1 सही हो गया, यानी कि ए इज द राइट आंसर। 122 लौह इस्पात उससे सहयोगी देश मिलाने हैं कि किस देश ने इसको बनवाया। भिलाई कहाँ पर है? भिलाई छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। इसको सोवियत संघ ने बनवाया, सही है, ठीक है। दूसरा, दुर्गापुर, दुर्गापुर कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, ये ब्रिटेन के सहयोग से बना, ठीक है। राउरकेला उड़ीसा में, ये जो तत्काल पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से बना दोस्तों, तो ये भी सही हो गया, सी। उसके बाद आते हैं बोकारो। बोकारो कहाँ है दोस्तों? बोकारो बताइए कहाँ है? बोकारो आपका है झारखंड में। ये लोह इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई? सोवियत संघ के, यूएसआर। तो ये आपका गलत हो गया, ये यूएसएसआर था उस समय, उसके हिसाब से हुई। तो 3 सही हो गए इसमें। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला सही है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं मिचोंग चक्रवात की। मिचोंग चक्रवात के संदर्भ में, यह एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, शीतोष्ण टेम्परेट साइक्लोन है। यह नामकरण चीन द्वारा दिया गया था, इसका नाम बहुत ही कंफ्यूजिंग है। नहीं, मिचोंग जो चक्रवात है, साइक्लोन है दोस्तों, वो एक उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ठीक है। क्या है? ट्रॉपिकल साइक्लोन है। इससे तमिलनाडु, उड़ीसा, पांडिचेरी, आंध्र प्रदेश जैसे लोग, जैसे स्टेट्स क्या हुए? प्रभावित हुए। कौन कौन? तमिलनाडु, उड़ीसा, पांडिचेरी, आंध्र प्रदेश, ठीक है। WMO ने देखा कि मिचोंग का नाम म्यांमार ने दिया है। किसने? म्यांमार, जो आपका ईस्ट में पड़ता है। तो डी राइट हो गया इसका, क्योंकि ना तो 1 और ना ही 2 सही है दोस्तों। ये हिंद महासागर में आता है, ध्यान रखना। 125 नॉक्टिलुसेंट बादल के संदर्भ में, बहुत पहली बार सुना होगा आपने शायद। नॉक्टिलुसेंट क्लाउड्स क्या होते हैं, इनके कथनों पर विचार करना है दोस्तों। ये बादल मध्य मंडल में पाए जाते हैं, विकसित होते हैं, जो समता मंडल से ऊपर स्थित होता है, बिल्कुल सही। ये आमतौर पर गर्मियों में सूर्यास्त के बाद देखे जाते हैं। तो पूछना कि इनमें से कौन सा कथन सही है? दोनों ही कथन सही हैं दोस्तों, दोनों ही कथन सही हैं कि नॉक्टिलुसेंट बादल समता मंडल के ऊपर मध्य मंडल में पाए जाते हैं और गर्मियों में सूर्यास्त के बाद देखे जाते हैं। डोकलाम क्षेत्र की बात करें कि डोकलाम क्षेत्र निम्नलिखित में से किस 2 देशों के मध्य विवाद का मसला बना हुआ है? बताइए। डोकलाम आप सबको पता होगा कि डोकलाम जो है दोस्तों, चीन एवं भूटान के मध्य में मामला है, चीन एवं भूटान, क्योंकि डोकलाम पर चीन और भूटान में प्रतिद्वंद्विता हो गई थी, ठीक है। अक्साई चीन की बात करें तो भारत और चीन के बीच में। चुमार जो जगह है वो भी भारत और चीन। स्प्रिटली द्वीप जो है वियतनाम और चीन के बीच में। और डोकलाम कहाँ पर है? एक ट्राई जंक्शन है चीन, भारत और भूटान के बीच में। शुक्र ग्रह की बात करें उसके संदर्भ में, शुक्र ग्रह का मामला क्या है? इसका यह द्रव्यमान एवं आकार में पृथ्वी के समान है, बिल्कुल सही हो सकता है। इसके सूर्य के प्रकाश को 70% प्राप्त करने की क्षमता है। इस पर सक्रिय यानी एक्टिव जलमुखी ज्वालामुखीश्वरी वोल्केनोज पाए जाते हैं दोस्तों। अब बताना है इन पर कौन सा सही है, इनके विचार में सही है। तीनों ही इसमें सही है दोस्तों, तीनों ही ऑप्शन इसके सही है। अब आते हैं 128 निम्नलिखित ज्वालामुखियों पर विचार कीजिए। कौन कौन से हैं? यह इक्वाडोर का चिम्बोराजो, कौन सा है? इक्वाडोर का चिम्बोराजो, तंजानिया का किलिमंजारो, म्यांमार का माउंट पोपा और ईरान का दामबंद। ये कहना है कि इनमें से मृत ज्वालामुखी के उदाहरण, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंट वोल्केनो, कौन कौन से हैं? क्या चारों सही है? ऑब्वियस है, चारों ही एक्सटेंट वोल्केनो मृत ज्वालामुखी के उदाहरण है। मृत ज्वालामुखी क्या होता है? जिसमें विस्फोट प्राय बंद हो गया है या भविष्य में कोई विस्फोट होने की संभावना नहीं होती। देखो, इक्वाडोर का चिम्बोराजो हो गया, तंजानिया का किलिमंजारो, म्यांमार का माउंट पोपा, ईरान का दामन और पाकिस्तान का कोह सुल्तान हो गया दोस्तों। कौन हो गया? कोह सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हो गया डी, इनकी चारों सही है इसमें, ठीक है। 129 में क्या है? 129 में भूमध्य सागर के दक्षिण में कौन सा महाद्वीप से गिरा हुआ है? यानी कि भूमध्य सागर दक्षिण में कौन से महाद्वीप से गिरा हुआ है दोस्तों? आप सबको पता होगा ये अफ्रीकी महाद्वीप से गिरा हुआ है। किससे? अफ्रीकी महाद्वीप से गिरा हुआ है। इसका उत्तर में क्या है? यूरोप और पूर्व में एशिया है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं आगे अरावली पर्वत के बारे में। अरावली पर्वत के संदर्भ में अरावली माउंटेन की बात करें तो अरावली पर्वत विश्व का सबसे प्राचीन मोरदार पर्वत है दोस्तों, बिल्कुल सही है।
बिल्कुल सही है कि अरावली जो पर्वत है एक सबसे प्राचीन मोड़दार है। इसका निर्माण धारवाड़ काल में हुआ था। यानी कि अरावली सीढ़ी प्री कैम्बियन काल की चट्टान है जो अवशिष्ट पर्वतमाला का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। क्या है? बहुत अच्छा उदाहरण है। ये गुजरात से दिल्ली तक यानी कि पालमपुर तक 700 किलोमीटर के आसपास फैला हुआ है। ये धारवाड़ क्रम में ही अरावली पहाड़ियों का निर्माण हुआ। किसमें? धारवाड़ क्रम में। ठीक है, अब बात करते हैं तो दोनों ही ऑप्शन इसके सही हो गए, यानी कि दोनों ही ऑप्शन सही है। 130 का 130 का हो गया सी। अब बात करते हैं 131। मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के जिले में किस जिले में श्री कल की धाम मंदिर है? संभल में फरवरी के माह में 19 फरवरी 2024 को इसका शिलान्यास रखा। अब आते हैं उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? उत्तर प्रदेश डिफेंस। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण इस परियोजना क्रियान्वयन का नोडल एजेंसी है। बिल्कुल सही। इसमें बुंदेलखंड क्षेत्र के चित्रकूट राज्य को चिन्हित किया गया है, पूछ रहे हैं, तो दोनों ही सही हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, आप दोनों को ही सही बताइएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा का विकास किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसके द्वारा ऐसा किया गया दोस्तों? ये IIT कानपुर के द्वारा। किसके द्वारा? IIT कानपुर ने पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण किया। ठीक है, ये 3 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार है। इसरो और DRDO के मिशनों जैसे गगनयान, RLV तथा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के संदर्भ में यह बहुत ही अच्छी सुविधा साबित हो सकती है। S2 नामक सुविधा थी जो। अब बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विद्यालय की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। क्या है दोस्तों? ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन प्रयागराज में किया है दोस्तों। ठीक है, दूसरा है नहीं, इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया? चंद्रचूड़, जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के योगी जी मुख्यमंत्री के साथ, जो आदित्यनाथ जी हैं, उनके साथ इसका उद्घाटन किया। सो फर्स्ट इज रॉन्ग। दूसरा इसका सही है कि इसकी जो स्थापना है 2020 में की गई थी। कहाँ पर? प्रयागराज में। ये सही है दोस्तों, तो B इज द राइट आंसर। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना की बात हो रही है 135 में। किसके बारे में सही है? यह योजना के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक की परियोजना के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने की योजना है दोस्तों, यानी कि इंटरेस्ट फ्री लोन। ये 2024-25 के बजट में 1000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। बात सही है, दोनों सही है दोस्तों। बजट को जरूर पढ़ना, दोनों तरह का बजट, और उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे भी दोनों तरह का होना चाहिए। ठीक है, 136 में बात करें, निम्नलिखित में से किस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया? 136 की बात हो रही है। तो देखिए कौन कौन सी योजना है इसमें। तो ये 2024 का बजट, आगे के बजट में इन योजना को जरूर देख के जाइएगा दोस्तों। ठीक है, करंट से थोड़ा जुड़ के रहिए। अब आते हैं 138 पे, बजट का क्वेश्चन है पुराना। 138 पे आ जाते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से किस हाल में उत्तर प्रदेश का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ उत्तर प्रदेश। ये कौन है दोस्तों? राज प्रताप सिंह को चुना गया है दोस्तों। किसको? राज प्रताप सिंह को। राजकुमार विश्वकर्मा को चुना गया है उत्तर प्रदेश का मुख्य सूचना आयुक्त। ठीक है, इनका कार्यकाल 3 साल या 65 वर्ष की आयु तक हो सकता है। ठीक है, जो संजय मिश्रा है उनको क्या चुना गया? लोकायुक्त नियुक्त किया गया। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की हाइड्रोजन नीति 2024, ये हो सकता है मेंस में भी आ जाए दोस्तों। इसकी बात करें दोस्तों, क्या है? यह 5 वर्ष तक प्रभावी रहेगी। सही। 2028 तक ग्रीन हाइड्रोजन के 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष उत्पादन का लक्ष्य है। बिल्कुल सही। और यूपी नेडा इसकी नोडल एजेंसी है। ये बिल्कुल सही। अगर हम बात करें तो तीनों ही इसमें ऑप्शन दोस्तों सही है। हाल ही में दक्षिण एशिया, साउथ एशिया में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा गोला बारूद, ठीक है, गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थापित किया गया? दोस्तों उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का। भारत के प्रमुख निजी क्षेत्र की रक्षा निर्माण की कंपनी अडानी डिफेंस ने गोला बारूद मिसाइल कॉम्प्लेक्स कानपुर, कहाँ पर? कानपुर में, उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। इसकी सुविधाएं हैं भारत के निजी क्षेत्र को अपनी तरह का पहला कॉम्प्लेक्स प्रोवाइड कराना दोस्तों। ठीक है, तो ये बचे हुए 140 क्वेश्चन हो गए। 100 पहली सीरीज में थे ज्योग्राफी की, और बाकी का 40 इधर हो गए। आगे की सीरीज आपकी हिस्ट्री की आने वाली है, सॉरी करंट उसकी हिंदी की आएगी दोस्तों,
जो आगे हम कराएंगे हिंदी के बारे में डिटेल। तो यहाँ तक 140 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इनको अच्छे से डिटेल करके पूछ सकते हैं। आपको कोई सजेशन देना है, आपको कुछ सुझाव देना है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। हाँ, इस सीरीज़ को पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको कुछ अच्छा लगेगा। अगर कुछ नहीं आता आप खुद से भी ये क्वेश्चंस लगाते हैं, गूगल करते हैं, पता करते हैं और अपने नोट्स में इनको ऐड करते हैं तो यार ज़रूरी आपको ये इनहेंस मूवमेंट दिलाएंगे, यानी आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे, आपकी ताकत बढ़ेगी और एग्ज़ाम क्लियर करने के आप बहुत नज़दीक पहुँच जाएंगे। सो प्लीज़ गाइस, एक सबसे बड़ा रिक्वेस्ट ये है कि आप इसे शेयर करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा दोस्तों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड लव यू दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।